नेचुरली मदर हैज़ नॉट दैट, वो एक स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एक 25 साल के लड़के को जो पूरा जोश में, जिसके अंदर बिल्कुल इस टाइम पे क्रेविंग्स चल रही हैं स्ट्रॉन्ग, ऑब्सेशन स्ट्रॉन्ग है, कि वो उसको रोक लें। हाँ, जैसे मेरा पेशेंट कल मेरे से बात कर रहा था, है ना, वो बोल रहा है कि चलो ये 2 महीने तो मैंने निकाल लिए, 1 महीना और सही मैं निकाल लेता हूँ, बाद में। तो मैंने कहा बेटा देखते हैं बाद में क्या होगा, लेकिन अभी ये टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, हम भी आपके साथ ही हैं। ये जो स्टेटमेंट आती है ना, बाद में क्या करोगे, ठीक है, तो आपका बिल्कुल इन लोगों को ना एक जो आंसर देने को आता है बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए, बात की तो किसी को भी नहीं पता। कल भी हमारा पेशेंट भी मुझे यही कह रहा था कि मैम बात चुकी करोगे, तुसी गारंटी देंगे हो। मैं कहा देखिए बात गारंटी की नहीं है, फिर तुसी मैनू अपनी ईमानदारी की गारंटी दे दो। तुसी मेरे कोलों गारंटी मंगदे पे हो, तुसी अपनी ईमानदारी की गारंटी देवो कि तुसी बड़े ईमानदार नाल प्रोग्राम करोगे, तो ईमानदारी नाल जिहड़ी इंस्ट्रक्शनस तुहानूं दित्ती जाएगी तुसी फॉलो करोगे, तो वो तुसी पहले मैनू ईमानदारी की गारंटी दे दो, तो प्रोग्राम तुसी आपे ठीक हो। पर ये है कि गारंटी एक चीज़ की तो पक्का थी, अगर इलाज में ना आते तो क्या होना था। ये आप देख लो कि जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, ये तो आपको पक्का पता था ना कि आपके पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी आज के दिन में, चाहे उसकी हेल्थ में हो जानी थी, चाहे उसके ऊपर कोई पर्चा होके वो जेल में होना था, या उसने किसी का नुकसान किया होना था। क्योंकि हमारे जो एडिक्शन में पेशेंट्स होते हैं उनकी ये 3-4 सिनेरियोज ही होते हैं जो एक्सट्रीम में ये होते हैं, ठीक है, या तो कोई जेल में बैठा हुआ है, या जो किसी और का नुकसान करके बैठा हुआ है, अपना नुकसान करके बैठा हुआ है, या टोटली इंसेन होके बैठा हुआ है, ठीक है। सो ये तो हम सबको पक्का था ना कि अगर वो यहाँ नहीं आता तो उसका नतीजा क्या होना था। सो हमारा सिंपल आंसर ये होना चाहिए कि बेटा ट्रीटमेंट तो बात गारंटी की है तो नहीं पता, पर मैनू अन्ना पता कि जे ट्रीटमेंट ना करांदे ते की होना सीगा। सिंपल 1 लाइन आंसर, क्योंकि वो तो पता ही था। तभी आप लोग इतनी मुश्किल के बावजूद, इतना उसके गुस्से के रोज़ के बावजूद आप उसको उसकी मर्ज़ी के बिना यहाँ पे रख रहे हो, क्योंकि आपको पता था कि अगर वो ट्रीटमेंट आज ये यहाँ पे नहीं आप लेके आते तो उसका हशर क्या होने वाला था, ठीक है। सो ये जो सारी गारंटी वाली चीज़ और ये सारी चीज़, ये क्या है, पेशेंट के कुछ टैक्टिक्स हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि फैमिलीज उसी में फंस जाती है, यार मैं कोई ठीक ट्रीटमेंट ले रही हूँ कि नहीं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, ऐसे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। वापस जाके सच्ची तो नहीं ज़्यादा करन लग जाएगा, सच्ची तो नहीं ज़्यादा पीन लग जाएगा, या कोई होर नशा तो नहीं करन लग जाएगा, साढ़े अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा। सो फैमिली उसी घुम्मन घमेरी दे विच ना फंस के रह जाती है। देखो फ्यूचर का तो अनप्रडिक्टेबल है। द थिंग इज़ हम तो यहाँ पे अपने पेशेंट्स को साफ कह देते हैं, मैं कहा कल को हमें गिल्ट नहीं रहता, ना फैमिली को गिल्ट रहता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। मैंने कहा आपके वाइफ ने पैसों से ज़्यादा आपको चुना है। कल को उन्होंने साफ मुंह पे बोल के गए कि मैम कल को मेरे को नहीं कभी रह गया कि मैंने पैसे बचाने के चक्कर में अपने पति का इलाज नहीं कराया। कहती मैम वो तो मुझे भी नहीं पता कि जो मतलब उनकी जो फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही है अपार्ट फ्रॉम एडिक्शन, कि उन्हें हमें शिफ्ट भी करना पड़ जाता है मैं बड़े दूसरे हॉस्पिटल में। तो शी सेड कि मैम कल को मुझे ये चीज़ नहीं कभी रहेगी कि मैंने इलाज के लिए पैसे नहीं निकाले। तो मैंने कहा सही बात है सर, आपको लगता है कि हमारे लिए बड़ा हैवी होता है जब हमें न्यूज़ मिलती है पेशेंट रिलैप्स हो गया, ओवरडोज हो गया। फॉर अस ऑल्सो इट इज़ वेरी पेनफुल जब हमें एक कॉल आता है, बट एट द एंड फिर हम क्या कहते हैं, यार डिड वी पुट आवर एफर्ट्स, डिड आवर मतलब अपनी बेस्ट लगाई थी हमने। अगर हम फिर जब बच्चा आपसे क्लियरली पूछे कि हाँ कि गारंटी की है, उन्होंने बोला कि ठीक है गारंटी तो किसी चीज़ दी नहीं है, सानू कल को एक गिल्ट नहीं होएगी कि असी तेरे इलाज विच कोई कमी छड़ी सी, वो तो वी डोंट नो। तुम अगर अच्छे से रहोगे तो रहेंगे, आज जो स्टेटमेंट यहाँ पे भी है कि नहीं कराएंगे, एंड तो हमें क्लियर दिख ही रहा है। मतलब आप वो सोचो कि जिस इंसान की रात रात को उठ के हम सांसें चेक करते हैं, ये होता है ना घरों में, होता है ना, एक माँ, एक बीवी, एक बहन उठ उठ के बार बार दरवाज़ा देखती है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। इसमें अब गारंटी क्या है कि अगर वो यहाँ पे है कम से कम सांस तो चल रही है, ठीक है। सो ये हमने क्या जवाब देना है, गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है। बट ये है, हम भी आज हम ये कहते हैं कि इलाज में लाओगे बहुत ज़िंदगी बेटर हो जाती है, बट हम गारंटी नाम से ना हम भी डरते हैं।
ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ यही है कि हम आपको कोई कमिटमेंट कर दें, ठीक है, और आप उस चीज़ को सस्टेन ना कर पाओ, ठीक है, तो फिर गारंटी वाली बात कहाँ पे रह जाती है। ये तो टू वे होना चाहिए ना, मतलब जैसे मैम ने बोला कि आप हमसे कमिट करो या पेशेंट हमसे कमिट करे कि ईमानदारी दिखाऊंगा, जितना लंबा आप ट्रीटमेंट बोल रहे हो उतना लंबा ट्रीटमेंट करूंगा, एक भी फॉलोअप मिस नहीं करूंगा, तो हम भी कह देते हैं कि चलो ठीक है जी, हमारी टीम बन गई है तो गारंटी है। एंड जनरली ओवरऑल हमने इतने सालों में यही देखा है, खाली शारीरिक तौर पे पेशेंट जो ठीक हो गया दैट डज नॉट मीन्स कि पेशेंट हैज़ रिकवर्ड, एक एस्पेक्ट भी ठीक हुआ। ये मैंने लिखा है डिज़ीज़ मॉडल। डिज़ीज़ मॉडल हम दो तरीके के करते हैं। पहले हम बात करते हैं बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल की, कि ये बीमारी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ शारीरिक नहीं है। शारीरिक सिर्फ एक पार्ट है, बायो मतलब बॉडी, शरीर इज जस्ट वन पार्ट। इस जो बीमारी में क्या हम शरीर के तय खराब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है साइकोलॉजिकली, हमारी मानसिकता ख़राब हो जाती है पेशेंट की। तीसरा आता है सोशल, कि उसके रिश्ते आसपास इज्जत जो बनाई हुई है ये सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। और स्पिरिचुअली कि उसका रिलेशन खुद के साथ, आसपास भगवान के साथ, ठीक है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। आप मानते हो कि ये चार चीज़ें जब यहाँ पे पेशेंट आता है तो बिल्कुल एक निचुड़ चुका होता है वो, बिल्कुल ये चार पहलुओं पे, कि सिर्फ शारीरिक पहलू पे वो ख़राब होता है। मुझे तो लगता है शरीर पे तो हम ये वाले अस्पताल में तो पहुँचते ही नहीं हैं। शरीर में हम कभी लीवर वाले डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, कई नींद वाली गोलियां खा रहे होते हैं, कोई दर्दों की दवाइयां खा रहे होते हैं। हम सीधा सीधा यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। हम यहाँ पे तब पहुँचते हैं जब ये चारों पहलू पे ना हमारा स्कोर 0 क्या माइनस में चला जाता है, निचड़ जाते हैं बिल्कुल हम। मैं ये समझता हूँ कि बायो साइको सोशल दिस इज़ ऑल ओके, but generally such patients spiritually they feel more attached to the spirituality instead of non-addict. It depends on patient to patient. वो भी इरेटिक बिहेवियर है ना, हाँ जो जी। आदमी कभी मंदिर नहीं जाता, क्या करता, घर में हाँ। करना शुरू कर दे, पाठ करना, दैट इज आल्सो इरेटिक बिहेवियर। देखो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन रिचुअल्स में देयर इज अ थिन लाइन, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी ग्रोथ, अपना क्लैरिटी, अपना पर्पस की बात कर रहे हैं। मतलब जिसमें एक छोटा पार्ट आता है रिलीजियस रिचुअल्स, दैट डज नॉट मीन्स कि अगर एक इंसान मतलब रिचुअल्स नहीं भी कर रहा ही इज़ नॉट स्पिरिचुअल, इट कैन बी, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि ही इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम दैट हायर पावर, एनी हायर पावर, उसको लगता है कि बस जो वो सोच रहा है वही ठीक है। मतलब उसकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि एक मतलब कोई मैं बोलूँ मॉरल साइकोलॉजी जिसको वो फॉलो कर रहा है। उसको लगता है वो अपना खुदा आप है, जो उसने अपने लिए बना लिया, जो उसने अपने लिए सोच लिया, बस वही ठीक है। दैट मीन्स कि एक डिसकनेक्शन जो ये आपका हायर पावर वॉट एवर इट इज़, जब उससे आपका टूटता है तो वो अंदर से एक वॉइड एम्प्टीनेस है, क्योंकि हम सब एक कोई ना कोई हायर पावर के अंडर मतलब उसके एक स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। पर हमारे पेशेंट्स में वो आता है कि नहीं मैं ही खुदा हूँ। आप देखते हो मैं कितनी होती है हमारे पेशेंट्स में, मेरे हिसाब से मैं कहता है ना, मेरा पता है ना, मैं देखती हूँ कितनी दे आर सो क्लिंग टू देयर मैं, मतलब मैं दैट मीन्स कि दैट क्लैरिटी नहीं है, स्पिरिचुअली वॉइड है, अपना कुछ नहीं अभी उनको दिख रहा। उसका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा होता है, वन पॉइंट एजेंडा के मेरे को बस ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, इससे कोई ना रोके। बाकी यू आर राइट, ये चार तो डिस्कनेक्शन हो ही जाते हैं, ये चारों डिस्कनेक्शन हो जाते हैं और ही इज़ आइसोलेटेड एंड ही इज़ फीलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। और वो चाहता है जो मैं कर रहा हूँ आप वो मुझे करने दो, उसमें इंटरफेयर ना करो और इंटरफेयर ना करो, तो देन आई विल नॉट। और उसमें से अगर एक बार भी हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ही गेट्स एजिटेटेड, उसको सब रिलेशन भूल जाते हैं, उसको सब वो स्पिरिचुअलिटी भूल जाती है, सब रिगार्ड भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, फैमिली भूल जाती है, एवरीथिंग इज लॉस। सो डेफिनेटली जो आपने शुरू में इनिशियली बात की थी ना, शुरू में तो हमें नहीं पता लगता,
हम सोचते हैं यार ये इसने गलतियां की हैं, ये छिपाने की कोशिश कर रहा है, ड्रामाटाइज कर रहा है, हमें थोड़ा सा हमारी टेंशन डिवर्ट कर रहा है कि इसने एग्ज़ाम नहीं दिए या इससे इसकी वो आ गई, सप्ली आ गई, या इसने डिग्री छोड़ दी या छोड़ दी। तो ये हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि फैमिली से उसको सिम्पथी मिल जाए। लेकिन लेटर ऑन पता लगता है नहीं, इट इज़ नॉट दैट, इट्स नॉट ओनली दैट। ये क्योंकि देयर इज़ समथिंग वीकनेस इन ब्रेन, जो जिसको आप ब्रेन डिसीज़ कह रहे हो या ब्रेन डिसऑर्डर कर रहे हो। ये क्योंकि बहुत से लोग उनको जितना मर्जी, मैं भी ड्रिंक करता हूँ, लेकिन मैं जब मर्जी छोड़ दूँ, जब मर्जी पीऊँ, जब ना पीऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ब्रेन हेल्दी है, मेरे ब्रेन में कंट्रोल है। तो जिसके ब्रेन में कंट्रोल नहीं होता, इट गेट्स अट्रैक्टेड, ब्रेन ओवर पावर करके उसको अट्रैक्ट कर लेता है। वंस इट इज़ अट्रैक्टेड, उसके बाद फिर तो ये टोटल एक्सेलेटिंग फ्यूजन। टू अंडरस्टैंड पहली चीज़ कि मीठा सब खाते हैं, बट सबको डायबिटीज़ नहीं होता। नशा करना और नशे की बीमारी ऑल टुगेदर टू डिफरेंट चीज़ें हैं, डायमेंशन। वही बात है। ठीक है, दुनिया में 10% ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर मतलब बीमारी बनती है। Everybody is drinking, but everybody is not here in this hospital for his treatment. ठीक है, 10% वाले लोग हैं जिनका शरीर की बनतर और उनके मन की बनतर डिफरेंट है, और वो उन लोगों के अंदर बीमारी बनती है। इसलिए वो मतलब डिजीज़ हमने तभी बोला ना कि उनके अंदर बीमारी बनती है, दे आर प्री डिस्पोज्ड कि बीमारी जब नशा जाता है वो बीमारी सरफेस पे ऊपर आती है। कोई भी मुझे बताइए कि जिसने पहली बार नशा ट्राई किया होगा, उसने कभी सोचा होगा कि वो एडिक्ट बनेगा, वो अस्पताल में पहुंचेगा। डिसीजन उस बच्चे का, ठीक है, कि मैं ट्राई करूंगा, बट बॉडी में कैसे जाके रिएक्ट करेगा वो डिसीजन मेरा नहीं, वो उसका था। उसको भी नहीं पता होता ये एक्चुअली, उसको भी नहीं पता, क्योंकि ब्रेन की वीकनेस है, अट्रैक्ट करके ले जाती है। वो तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बीमारी का था। अब पिया मैंने और पी के बीमारी बनी कि मैं नॉर्मल रही, वो मेरे हाथ में नहीं है। दैट इज लाइक मतलब बियॉन्ड माय उसके। अब जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, अट्रैक्टिवनेस, जो क्रेविंग कहते हो, जो ल्यूरनेस, ये हर एक चीज़ की तरफ हर एक बंदे में आती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ब्रेन होता है, हेल्दी ब्रेन होता है, वो कंट्रोल कर जाता है, वीक ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता। 90% ऑफ द लोग वो पी के भी शायद अब्यूज़ भी कर ले, फिर भी उनकी लाइफ में नॉर्मल डिसफंक्शनिंग पे खराब नहीं होती। एडिक्शन हम तब कहते हैं कि कोई भी किसी चीज़, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे ड्रग हो, चाहे वीड हो, चाहे आपका मतलब गैम्बलिंग हो जाए, चाहे इंटरनेट एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन हो जाए, आपकी लाइफ में आई और उसने आपकी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दिया, देन इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक। अब यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये चारों चीज़ें उसकी अब डिसफंक्शनल हो गई है, इसलिए उसके अंदर बीमारी है, इसलिए ही नीड्स ट्रीटमेंट। सेकेंडली कैटालिटिक एजेंट है इसको, जैसे दूध में एक लस्सी का छिट्टा गिरता है ना, तो वो जब इसको एक जाता है, धुआं जाता है या कोई नशा जाता है, और उसके बाद एसिड, जैसे खुजली करने वाला साहब, एक खुजली करो उसे करने को दिल करी जाता, जब तक उसका खून नहीं निकला था तो तब तक स्टॉप करने को दिल नहीं करता। तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके संभाल के उसको मलहम लगानी पड़ती है, तो तभी आगे वो कंट्रोल होता है। देखिए बीमारी है ही ऐसी कि वंस आई टेक, मेरे अंदर एक बार भी कोई नशा जाता है, ठीक है, उसके बाद मैं रुक नहीं पाता। उसके बाद वो खारिश छिड़ जाती है, वो बेसिकली खारिश ही छिड़ती है। क्रेविंग क्या है कि खारिश छिड़ गई, मैं 2 पिंदा ते खारिश की रिया दी 4 दी, मैं 4 पिंदा ते खारिश की दिया दिए अद्धी बॉटल दी, ठीक है। एक बॉटल है जिसका थल्ला नहीं है, मेरी बॉडी ऐसे है, जितना मर्जी पाई जाओ, ब्रेक नहीं है उसके पास रुकने की, इसलिए इनके लिए बीमारी बोला गया। अल्टीमेटली दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज जैसे ये तो एक लिमिटेड है, बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल में तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद तो ओपन ही ओपन है। ही कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वो तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रक्शन में जा सकता है बंदा, क्योंकि उसके पास वापसी, अपने आप वापसी का स्ट्रेंथ नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता कि एक मोमेंट उसके माइंड में कुछ आ जाए, ये आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं भी पिछले 8-10 साल से लिंक को, तभी हम कह रहे हैं कि जब हमसे पेशेंट भी पूछते हैं मैम सारी दुनिया ते पिंदी है, सारे ते कर रहे हैं आजकल, है ना, कौन नहीं करता, सारे करते हैं। सो क्यों? क्योंकि हम उनको बोलते हैं कि आप अपने ये 4 पहलू देख लो, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ है कम्प्लीटली, दैट मीन्स हम वो 10% में फॉल करते हैं जिनको की एडिक्शन की बीमारी है। आप कभी ना गिरीश को ये मोटिवेट करके ना लेक्चर देने पे लगाना, इसके पास आंकड़े हैं, ही हैज गॉट फुल, जब ठीक होता है ना समझता है, इसके पास आंकड़े हैं, कितने लोग एक्सीडेंट से मरे हैं, कितने लोग नशा करने से, अब ये सब क्या है, पंजाब में कितने, अब ये सब क्या है,
ये जो आंकड़े हैं मेरे पास, ये इतनी रिसर्च जो मैंने की हुई है, कितने बंदे विदाउट ट्रीटमेंट मर गए जो यहाँ आने, जिनके पेरेंट्स यहाँ ला ही नहीं सकते, जिनमें अवेयरनेस नहीं है फैमिली गांव में। हर गांव में 10 या 11 बच्चे साल में मरते हैं, 8-10 8-10 ये हो रहा बात। ये तो किसी से ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो आप बच जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, जो लकी होते हैं। देखिए बीमारी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ना इतनी हिम्मत है, ना इतना पैसा है, ना बीमारी तो हाँ इग्नोरेंस है, ठीक है, नहीं पता लगता हमें, स्टिग्मा है, नहीं अच्छा लगता कि हम साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। बट मैं बताऊं, नेचर ऑफ इलनेस तगड़ी तो है ही है, इतनी तगड़ी है कि सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है, घर उड़ा देती है, रिश्ते ख़त्म कर देती है, काम में आपकी रेपुटेशन, एवरीथिंग आपका बिल्कुल, मतलब बीमारी आपको राजा से रंक बनाने में ताकत रखती है। एडिक्शन हैज़ दिस पावर। अब नेचर उसका दूसरा क्या है, चालाक भी है और हमें भ्रम भी डालती है। चालाक इसलिए, देखो आंकड़े मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, बट बीमारी का नेचर क्या है, क्योंकि उसको पता है कि इसको कैसे गिराना है, तो वो उसको डिबेट करती है साइलेंटली, फिर एक थॉट लेके आती है, ट्रैप बिछाती है, और फिर वो जो अपने सारे आंकड़े हैं वो पीछे छूट जाते हैं और मैं फिर उसके अंदर। दैट्स द नेचर ऑफ, लाइक अगर मैं एडिक्शन की बात करूँ कि पावरफुल है, कनिंग है, इससे चालाक बीमारी और कोई नहीं है। इतनी चालाकी से आपके अंदर एक सोच लेके आती है और आपको रिकवरी से बाहर निकालेगी। एक सोच क्या लेके आनी है, आज मौसम अच्छा है, घर वाले नहीं समझ रहे, आज मेरा काम नहीं बना, आज घर वालों ने कुछ कह दिया, कोई डील आ गई, आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इतनी चालाकी से, इतनी से थॉट लेकर आनी है इसने, और आपने भ्रम में हो जाना, यार अब तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं कड़ी पूरी बोतल पीनी चले, एक पैग ना थोड़ी कुछ हो जाएगा, एंड यू आर अब। ये नशा ब्रेन के उस पार्ट को ब्लॉक क्यों नहीं करता? देखिए क्योंकि ब्रेन के उस पार्ट में, ब्रेन के बाकी उस हिस्से से हमारी बाकी भी तो चल रहे हैं। अगर हम क्रेविंग्स कह रहे हैं तो यहाँ पे चाय की क्रेविंग भी तो सबको हो रही होगी, अगर जिसका टाइम हो गया 11 बजे का, उस हिस्से के 4 पराठे खाते हैं, भूख रोक नहीं है ना सर, रोक नहीं है। जो अम्यूजमेंट की ल्यूरमेंट है, जो इसकी एक नशे की है, ये 3 चीजें 5 रहती है, उसको एवरीथिंग इज ब्लॉक। वो जो फायरवॉल डॉक्टर साहब कहते हैं, जो फायरवॉल खड़ा करते हैं। अंडरस्टैंड कीजिए कि जो बीमारी का आप इलाज करा रहे हो ना, वो छोटी मोटी कोई हल्की बीमारी नहीं है, नहीं तो आपके वास्तों से, एक माँ के वास्ते से, एक वाइफ के प्रॉमिस से घर पे ठीक हो जाती। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। और घर पे देखो, जिस बीमारी ने पूरा तांडव रचा हुआ है, एक वो छोटी बोतल ले, ठीक है, हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, शराब, और घर उसको क्या लग रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो आप। दैट हैज़ द पावर ऑफ हमारी एडिक्शन की। और इतनी चालाक बीमारी, और चालाकी से उसने कहना, मम्मी देखो ठीक तो हगा मैं रहा ना 1 हफ्ते ठीक, फिर तुसी मैडमा पीछे फॉलोअप से मैनू लेके चल हो। ये होगा क्योंकि बीमारी का नेचर है आपको चालाकी से पीछे पुल बैक करना। हम तो रोज देखते हैं कि चालाकी। पेशेंट मेरे को बोल रहा था कि अब 2 महीने से तो मैंने कुछ किया नहीं, अब आपको क्या लगता है, क्या मैं घर पे जाके ऐसा कुछ करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे को चाहे आज ले जाओ घर पे, चाहे 3 महीने की। फिर धीरे धीरे आपकी तरफ की बात करेंगे। आपकी तरफ की बात कैसे करेंगे? पैसे किन्ने लग गए मेरी बीमारी ते ये सही है। किन्ने पैसे लगे है? ये फॉलोअप ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਜਾਈਏ, क्वालिटी है, देखो वो जो है ये बंदा हार्ड है, इसको तो हम मेहनत करके, जब प्लीज करके मैं कन्विंस करता, ये वीक है, कमजोर है, इसको मैं डांट के कर सकता हूँ। देखो उसको कितने टैक करते कहते थे हम, उसका ब्रेन, उसको पता है ना कि नहीं, उसको पता है कि फादर चालाक है, उसको पता है चालाकी से वाइफ को प्यार से मैं कह दूंगा कि यार जोड़ा पहले फॉलोअप ते लाना, चल मैं तेनू 2 दिन लफ्जी ले आना, तो वाइफ ने कहना यार ये गल ठीक है जड़ा मैं फॉलोअप पे पैसे लाने। अब उसको पता है कि फादर डांटे हैं, ठीक है, तो वो आपके थ्रू नहीं चलेंगे, वो वाया दूसरे रास्ते से ही आपको मैनिपुलेट। उसको पता है कि घर की वीकनेसेस क्या हैं, कौन बंदा किस में फंसेगा, है ना, तो उसको पता है जो बंदा पैसे में फंसेगा उससे वो पैसे की बात है। कितना ट्रीटमेंट ते पैसा लग गया है, ज़्यादा है ना, महंगा है ना ट्रीटमेंट, है ना। कुंबन है उन्होंने कुंबन की गल करेगा, ठीक है। सो बात है कि हम जब कह रहे हैं कि ये चुस्त चालाक बीमारी है, सो ये चुस्त चालाकियाँ अनजाने में पेशेंट
ठीक है, कॉन्शियसली नहीं। ये कौन करा रहा है? आगे से वो बिल्कुल ठीक है कि देखो मैं नशा नहीं कीता, पर ये जो सोच आ रही है, हम पेशेंट को भी ये बोलते हैं कि आपकी बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण या सिम्टम जिसको बोलते हैं क्या है, आपकी सोचें। और आप लोगों को भी ये समझना है कि आपकी जो सोचें हैं या आपके लव्ड वन की जो सोचें जो वो आपसे शेयर कर रहा है, वो सबसे बड़ा सिम्टम है उसकी बीमारी का। अगर उसकी सोचें, वो जो आपके साथ शेयर कर रहा है, वो सोचें ऐसी हैं जो उसको ट्रीटमेंट से परे लेके जा रही हैं, इसका मतलब मेरा पेशेंट को अभी और ज़्यादा बहुत ज़रूरत है इलाज की। हाँ जी मैम, जैसे यही सोच मैं बोल रही हूँ ना, जैसे उसने आपसे ये पैसों की बात करी, ठीक है, वो अपने तरफ से आपसे जेन्युइन एक टॉक कर रहा है कि पैसे बहुत लग रहे हैं, ये बहुत लग रहा है, फॉलो अप हम ऑल्टरनेट कर लेते हैं। अब ये क्या है कि वो भी अनजाने में कर रहा है, आपने वो कंसर्न को कैसे लेना है, ये उसकी एक सोच है जो आ रही है, ठीक है, बट ये वो सोच है जो उसको रिकवरी प्रोग्राम से थोड़ा परे लेके जा रही है। सो हमने कॉन्शियसली अपनी भी सोचें एज अ फैमिली मेम्बर देखनी है कि मेरी ये सोच पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेके जा रही है कि रिकवरी से दूर लेके जा रही है। देखो, जिस बीमारी का काम ही है आपको गिराना, ठीक है, जिस बीमारी का काम ये है कि आप 4 कदम आगे चले और उसने आपको पुल बैक करना पीछे की तरफ, तो अब वो आएगी कैसे? आपको सोच में आएगी ना, आपको पुल बैक कैसे करना है उसने सोच में, क्योंकि बीमारी का क्या नेचर है, एक सांप का काम अगर डसना ही है, ठीक है, तो बीमारी का काम क्या है कि उस पेशेंट को रिलैप्स कराना, उसको रिकवरी से बाहर निकालना। अब रिकवरी से बाहर कैसे निकलेगा? आपको उसकी वो थॉट प्रोसेस से पता लग जाता है, ठीक है। अब वो आपके हक की बात करे, यार इतना पैसा लग जाना है, तो बात तो सही है, पैसा तो पैसा है। अब आप ये देखो कि आप किस क्राइसिस में उसको यहाँ लेकर आए थे, आप सब देखिए, आप उस दिन को याद कीजिए कि जब आपकी बस हो गई थी, आप उसको इलाज के लिए क्यों लेके आए थे, आज वो आप पेन कैसे भूल गए हो, और उसकी बात में आपने हाँ मिला दी। हम जैसे अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि वो अपने डिस्पोरिक मोमेंट्स याद करें कि किस हालत में उनकी लाइफ बिल्कुल क्रैश में थी, उसी तरह हम कहते हैं कि फैमिलीज भी वो अपना क्रैश ना भूले कि क्या घर के उस टाइम पे हालात थे जब उन्हें हॉस्पिटल में क्राइसिस में पेशेंट को लेके आना पड़ा था। तो आपको ये पेशेंट की जो थॉट्स है ना, चालाकी, क्योंकि एक तरह नेचर तो हम बोल ही रहे हैं, चुस्त है, चालाक है, उसने आपको निकालना है बीमारी से कि इनका ध्यान भी हटे। ट्रीटमेंट मैडम प्रोग्राम ही बस करी जानते हैं, हुनकार भी हर्मिटेज खोलता है, दे आर गोइंग टू से दिस ओनली। बट आप देखो कि बीमारी जो हमने यहाँ लिखा है कि इट इज़ लाइक फेटल, जानलेवा बीमारी का आप इलाज करा रहे हो। कोई खांसी जुकाम का थोड़ी हम इलाज कराने यहाँ पे बैठे इन कुर्सियों पे। बीमारी की सिवेरिटी देखो ना, लेने आइए, उसको नहीं चुकेगी जो उसके साथ रहने हैं, सी उनकी हालत क्या है वो आप लोग मुझे बताओ। आप लोग आराम से रह पा रहे हो? अपनी हालत देखिए, नशा तो उन्होंने किया है। मैं तो कह रही हूँ बीमारी जिस घर में आई है वो तो नॉक कर ही रही है ना कि दे कि सब जो है सब कुछ लेके चले हम। बीमारी तो नशा करके मैडम अपना रिलैक्स करके ना सो जाती है, लेकिन जो पेरेंट्स का जो हाल होता है ना, वो 1 मिनट भी रात को सोता नहीं है, बार बार उसको जाग के देखता है कि वो ठीक है, वो सोया है, वो देखो कहीं चला तो हम नहीं कहते गया। हैं बीमारी भी सोती नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। बीमारी कहते हैं सोती नहीं है। एक दिन भी आप उस क्रैश को ना भूलो, क्योंकि बीमारी अंदर है। आपने बीमारी का इलाज कराया, ठीक है, बीमारी आपके घर से चली नहीं गई, आपके लव्ड वन के अंदर वो बीमारी आ गई है, रहेगी और पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। मतलब वो जो सांप है वो बिल में सोया रहे तो हम बचे रहे। जिस दिन वो सांप जाग गया, बीमारी जाग गई, तो वो पूरा अपना लेकर। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। तो अभी तो थोड़ी सी एक टेम्परेरी सी खुशी है, रिकवर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा डर है भाई जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वो उसको मेंटेन करना। आप देखो, आप अच्छी साइकोथेरेपी देते हो, फर्स्ट क्लास करके एक बंद निकलता, वो भी कहता मैं निकलता हूँ, आप नहीं करूँगा, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये कैसा 24 घंटे उसके साथ आफ्टर दी रिकवरी, जैसे आप देखो कि उसको वॉच से करना पड़ेगा, उसको प्रिस्क्राइब रखना पड़ेगा, ऐसा कहाँ जाता, क्या करता, वो करता, तो समटाइम्स उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि घर भी चलाना है, लिमिटेशन है खर्चे की भी, टाइम की भी। अब 1 महीना हो, 2 महीने, 3 महीने,
आफ्टर ऑल आप भी बोलोगे अब ठीक है 3 महीने अब ले लो। देखो दैट इज अ रियल चैलेंज। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमने शुरू किया कि बायो साइकिल सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पे बिल्कुल निचुड़ चुके थे हम जब हम आए हैं। सो अगर हम ये टोटल चलो 25% लगाते हैं, 100% हमारा पेशेंट यहाँ पे बीमार था जब हम लेके आए हैं, ठीक है। अब हम जब लेके जाएं उसको, ठीक है, या ट्रीटमेंट हम उस दिन बंद करें जब हमारी 100% रिकवरी, और 100% रिकवरी तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसका मतलब ट्रीटमेंट भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कनेक्शन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम कहाँ पे फैमिलीज रह जाती हैं, शरीर उसकी बॉडी ठीक हो गई, चलन फिरन लग गया, खाना खान लग गया, जिम करन लग गया, उनते सेहत सोनी हो गई है। आधी फैमिलीज तो यहीं पर ट्रीटमेंट छोड़ देती हैं, ठीक है, सिर्फ यहीं पे छोड़ देती हैं ट्रीटमेंट कि असी जी हुन्ने दा भार वध गया, जिम करन लग गया, हुण ते सोना खान पीन लग गया, नींद भी ठीक आन लग गई है, हुण इन्हूं तोड़ नहीं लगती। आधी फैमिलीज यहाँ पे छोड़ देती हैं ट्रीटमेंट। फिर आता है साइको मतलब मानसिकता, ठीक है। अब वो कहती है नहीं हुण ते घर ही रहन लग गया, हुण इन्ना गुस्सा नहीं करता, ठीक है, हुणे साडे नाल गलबात भी कर लैंदा, ठीक है। सो आधी फैमिलीज यहाँ पे छोड़ देती हैं। सोशल नहीं, रिश्तों पे ये काम कर रहा है जी, सबके साथ हो रहा है। अब बात है कि यहाँ से हम ना यू टर्न मान लेते हैं, स्पिरिचुअल पे तो हम आ ही नहीं रहे। स्पिरिचुअल है कि क्लैरिटी ऑफ सेल्फ। क्लैरिटी ऑफ सेल्फ का मतलब है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। जब पेशेंट आगे बढ़ के, आप पीछे चले जाओ, पेशेंट आगे आए कि मेरा ट्रीटमेंट मेरे लिए ज़रूरी है। ट्रीटमेंट मींस मेडिसिन, आप इस ट्रीटमेंट आफ्टर द रिकवरी ट्रीटमेंट का मतलब मेडिसिन ही है और कनेक्शन, मेडिसिन, जिस केस में मेडिसिन चल रही है मेडिसिन, उसको पूरी जानकारी हो कि मेरे को अगर बाइपोलर है तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे अगर साइकोसिस है तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि हम बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ सेल्फ। अगर मुझे क्लैरिटी ऑफ सेल्फ है तो मेरा कनेक्शन आसपास या ऊपर खुदा से बनेगा। देखिए आपका फेयर क्यों रहता है, ठीक है, आपने बोला कि वो फेयर हम में रहता है जब हम लेकर जाते हैं। अच्छा, वो फेयर वो तब ज़्यादा रहता है जब हम कंप्लाई नहीं करते ट्रीटमेंट में, ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ही नीड्स अ लॉन्गर टाइम, बट वी फील कि नहीं, क्योंकि ये 2 ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं जहाँ हमें लगता है कि घर में कुछ इश्यूज़ हैं, हम ले जाते हैं, तो फियर तो साथ ही रहेगा। बिकॉज डॉक्टर हैज़ नॉट एडवाइज यू टू फॉर हिज डिस्चार्ज, डॉक्टर को भी फिट नहीं लग रहा, ठीक है, बट हमें कहीं ना कहीं उसके एक आधे पैरामीटर को देख के लग रहा होता है कि हम मैनेज कर लेंगे। अब ये जो है ये हमारे फियर को कल को रियलिटी मैनिफेस्ट करेगा। आज जो एक प्रोफेशनल यहाँ पे बैठा है उनकी एडवाइस लेना ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर वो कह रहे हैं कि पेशेंट को लॉन्गर स्टे है, पेशेंट नाउ फिट टू गो। फिट टू गो का मतलब कि अब वो जा सकते हैं, नेचुरली आपके फियर्स भी तो कम हो गए, वो कुछ तो असेस करके भेज रहे हैं पेशेंट को कि वो अब बाहर जाके मैनेज कर सकता है। अब इनिशियली 1 मंथ प्रोग्राम में पेशेंट इज़ टू फ्रेजाइल, अब फ्रेजाइल होगा तो नेचुरली मुझे हैंडल विद केयर ही करना पड़ेगा, मुझे बार बार स्पाई करना पड़ेगा उसके ऊपर, बार बार उसके पीछे जाना पड़ेगा। अब जब वो इनिशियल से जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अब वो चलने की जगह भागने वाली जगह स्टेज पे आता है, तो मेरे फेयर भी तो कम होंगे कि ये अपनी लाइफ को अब बेटर समेट सकता है। अब जब यहाँ पे इस पैरामीटर में जब हम आते हैं, इसका मतलब पेशेंट को अपनी रॉन्ग डूइंग्स, अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपने करेक्टर डिफेक्ट सारे दिखे कि व्हाट ही हैज़ डन इन हिज लाइफ, और उसको अब वो अपने लिए ठीक हो रहा है, वो अब एहसान नहीं कर रहा। इनिशियली तो हर कोई यहाँ पे हमारा पेशेंट किस में आता है, मैं किसके लिए ठीक हो रहा हूँ, घर वालों के लिए। मैंने तो आज तक ये स्टेटमेंट बहुत नेग्लिजिबल सुनी है कि मैं अपने लिए ठीक हो रहा हूँ, सुनते ही नहीं है हम, ठीक है, क्योंकि ये जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा उसका, पेशेंट कैसे चलेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं बीमारी क्रॉनिक है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि बस जी हो गया 1 महीने का इलाज और हम ले जाएं, तो ये इक्वेशन ही नहीं मैच कर रही ना। पेशेंट का माइंड चेंज कैसे होगा? धीरे 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 मैम, देयर इज़ नो मैजिक वर्ड इन रिकवरी कि हमने ऐसे मैजिक किया और मंत्र फूका और पेशेंट ठीक हो जाएगा। मतलब इट टेक्स टाइम। रिकवरी को तभी प्रोसेस बोला गया, इवेंट नहीं बोला गया। इवेंट इज जो एक दिन में फटाफट अचानक हो गया आपके साथ। रिकवरी को प्रोसेस, अगर एक दही को भी आप जाग लगाते हो 5-6 घंटे लगते हैं, तो ये तो इंसान का पूरा मंथन होना है उसका, उसके बिलीफ सिस्टम्स, उसके बिहेवियर्स, और वो तब होगा जब वो रिकवरी में होगा।
इनिशियली शुरू में बहुत एफर्ट लगता है, फॉर देम ऑल्सो, फॉर देम उनके लिए भी जर्नी नहीं ईजी, आप लोगों के लिए भी जर्नी ईजी नहीं है, बट एफर्ट लगेगा। बाद में चीज़ें एफर्टलेसली हो जाती है जब हम उस पानी में, उस समुंदर में खुद गोता लगा रहे हो तो टाइम लगेगा। ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। देखो उन्हें नशा किन्ने साल किया, 10 12 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਿਨੀਮਮ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਲਕੋਹਲਿਕਸ 10-12 ਸਾਲ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਲਕੋਹਲਿਕਸ ਦਾ ਲੰਬਾ, ਉਨकी ਮਿਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਡਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ खराब करने ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ साल लाते, 10 साल 15 साल। आप लोग एग्री करते हो इस चीज़ को? ठीक है, तो अब जब हम दोबारा उसकी रिकवरी पे, उसके हर चीज़ पे काम करेंगे, टाइम लगना ही लगना, कोई गल नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। नशा करन वक्त कितना जज्बा सी, झूठ बोलना, लुकोना, भज जाना, उनको वो शिद्दत मैनू तेरे ठीक होने ते हले भी मिसिंग लगती हुई है। शो दैट विलिंगनेस ना अपनी लाइफ को ठीक करने दी। देखो आंटी, टाइम लगना है। 25 साल दिमाग ने एक ही चीज़ सीखी है, उदासी नशा, पार्टी नशा, अख खुलदे नशा, सोन वेले नशा, हर चीज़ विच की सी सेंटर की है साडी लाइफ दा, शराब जां नशा। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਵਰਸਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਭਾਵੇਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਖੁਦ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਸੀਗਾ। पेशेंट आप ही रियलाइज कर दे समझे ना घेर है ना, ये पेशेंट समझते नहीं, पेशेंट को वापस का रास्ता है नहीं। हाँ मैडम, एक पेशेंट को ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ point, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ पेशेंट like my son told me that I want to correct myself, what is the difference? देखो उस केस में, पहले केस में कि जो पेशेंट को हम लेके आते हैं, दैट मीन्स कि अभी पेशेंट को अभी भी लगता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में है। ठीक है, दैट मीन्स कि समवेयर पेशेंट अभी भी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिनाइल। जब पेशेंट जब खुद कह रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डिनाइल टूट गया, इसका मतलब ये है कि जो नशा उसका शरीर पचा रहा था, अब शरीर वो नशा नहीं पचा पा रहा। ठीक है, वो छोड़ना चाहता है बट उसका मन छोड़ने नहीं दे रहा। और अगर उसको नशा अभी भी पच रहा होता तो वो कभी भी आज भी आपको ना कहता कि मुझे इलाज के लिए लेके जाओ। ये तो अब दुविधा में फंस गया है तो उसने ऑप्शन बोला उसको। बस इस चीज़ से ये ठीक है कि वो 1 स्टेप अहेड है। जो ये लोग लेकर आए हैं ये तो एब्सोल्यूट डिनाइल में बैठे हैं, जिनको अभी प्रॉब्लम स्टेप अहेड है। पर मैं ये भी कहूँगी, जो ऐसे पेशेंट जो अपनी मर्जी से खुद आते हैं ना, उनकी डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़ तो उनकी टूट जाती है, पर डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट का मतलब है अपनी मर्ज़ी से तो आया हूँ, मुझे 3 महीने की ज़रूरत क्यों है, अपनी मर्ज़ी से तो आया हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इतना ख़राब होता दूसरों की तरह, ठीक है, तो मैं कभी आता? फिर मैं आपको कहता कभी
मैं आपसे हेल्प सो मांगता हमें उन पेशेंट्स को जो अपनी मर्जी से आते हैं, दे आर मोर डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज उनका डिनायल टुवर्ड्स ट्रीटमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। उनका डिनाइल टुवर्ड्स डिजीज है, इनका डिनाइल टुवर्ड्स ट्रीटमेंट निकलेगा और वो आपको प्ली क्या देंगे। मैंने तो खुद आपको कहा था, मुझे आ गई ना समझ। मैं अपनी मर्जी नाल ते आया सी ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਭ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਨ 3 महीने ਦਾ प्रोग्राम, मैं क्यों करा। पर अब मैं ये बताओ, मैं सबको यहाँ भी एग्जांपल देती हूँ, किसी की प्रेगनेंसी अगर बहुत स्मूथ चल रही है, ठीक है, क्या हम उसकी डिलीवरी 5वें 6वें महीने में कर देते हैं कि इसकी बड़ी स्मूथ है जी, ये तो 5वें महीने में डिलीवरी कर दो। हाँ, जिसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है वो 9 महीने करे, नहीं ना। वैसे ही अगर किसी की यहाँ पे कोई शोर नहीं मचा रहा, अपनी मर्जी से आया, सब है, प्रोसेस एक ही है 100 डेज़ का जो हम बोलते हैं, बिकॉज उसके भी अपने मायने हैं। जो साइंटिफिक प्रोग्राम है, हर 10 दिन के, 15 दिन के, 21 दिन, जैसे जैसे आपका पेशेंट यहाँ पे काट रहा है, उस चीज़ का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है कि क्यों इतना लंबा प्रोग्राम चाहिए। ये नहीं कि कोई अपनी मर्जी से आया तो उसका शॉर्ट हो जाए प्रोग्राम। सो इट्स लाइक पेशेंट वी चीट कर फॉलो। जाता है ना बीच में, पेशेंट चीट कर जाता है क्योंकि आपको भी इम्प्रेस कर जाता है, हमें भी इम्प्रेस कर जाता है। नहीं, हम तो नहीं इतनी नहीं कोई नहीं, ऐसे आप देखो इसमें एक्चुअल कोई थर्मामीटर या मेजरमेंट नहीं है ना। जैसे आपने एग्जांपल दी डिलीवरी की, उसमें तो सब कुछ एवरीथिंग स्कैनिंग है, सब चल रहा है और एक शेड्यूल गॉड गिफ्ट टाइम है, गॉड फिक्स टाइम है। तो इसमें तो कोई ऐसा थर्मामीटर जैसा मीटर नहीं है जैसा हमने देखा भी पेशेंट झूठ। अब पेशेंट इतने आप ही बता रहे, इतने स्थान होते हैं और इतने वो होते हैं, एक ऐसी बात करेंगे जिससे आपको लगेगा भाई हाँ इस पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हम हमारा ऑब्जर्वेशन असेसमेंट उनके बिहेवियर में, उनके आपको भी चुस्त चालाक बना रहे हैं। नहीं मैं बात कर रहा हूँ। यू आर राइट बेटा, आपका एक्सपीरियंस मैं नहीं अंडरमाइन नहीं कर रहा। आपका एक्सपीरियंस बड़े बड़े इतने जो मतलब टॉप लेवल पे बैठे होते हैं ना, हाई अप्स, जो जितने चापलूस हैं ना, ये जो वर्ल्ड वार्स होती हैं, जो दुनिया में प्रॉब्लम राइज होती हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम राइज होती हैं, जो गलत काम करवा देते हैं, वो अच्छे, मैं भी अपेक्स अच्छी पोस्ट रह रहा हूँ, जो चापलूस होते हैं ना, जो आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो ये इनका ब्रेन इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि ये आप तभी अंकल यहाँ पे पूरी टीम। हाँ, ये आपकी टीम है। मैं बेटा पहले आपकी काबिलियत को, या आपके एक्सपीरियंस को, आपके मेथोडोलॉजी को अंडरमाइन नहीं कर रहा। हम भी कई बार मेरा सिर्फ कोई एक ही है कि बट हमारे पास टीम होती 3 महीने के 4 महीने भी लगे, पेशेंट तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। और जो बात आप कर रहे हो वो गारंटी उसकी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि गारंटी तो वो जहाँ परमात्मा की, जहाँ फिर उसकी विल पावर ऐसी हो जाए गॉड गिफ्टेड के वो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन उसको केयर रखनी पड़ेगी। मतलब इसका मेरा कहने का भाव है ये ठीक है, आपका आप सिर्फ बातों से जजमेंट करोगे, टॉक से जजमेंट करोगे, उसके बिहेवियर से जजमेंट करोगे, यहाँ पे रूटीन, उसकी इन्वॉल्वमेंट से, उसका यहाँ पे फेलोशिप में हमारे असेसमेंट टूल्स वो होते हैं पेशेंट में। फैमिली में, परिवार में हम रहते हैं, हम देखते हैं 4-6 बच्चे हैं घर में, 4-6 मेंबर हैं, तो जिसको पता लगता है मैंने ये काम करवाना है, तो वो इतना होशियारी से, इतनी चापलूसी से इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बन के दिखाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि ये सारा ड्रामेटाइज कर रहा है। सॉरी मैं तो ज़्यादा मुश्किल आई थी जब घर चले जाएगा पेशेंट। हाँ तो ये बात कर रहा हूँ, इसका मेजरमेंट ऑफ हेल्दीनेस टाइम बाय कर रहे हैं, ठीक है। और वो टाइम बाय का मतलब ही ये है कि WHO की जो गाइडलाइंस आती है टूवर्ड्स, हाँ, WHO का जो गाइडलाइन है, इट्स नॉट दैट कि आर हॉस्पिटल हैज सेट दिस गाइडलाइन। WHO का गाइडलाइंस है कि 90 डेज रिहैब प्रोग्राम मिनिमम, ठीक है। अगर आपको ड्यूअल डायग्नोस कोमॉर्बिडिटी लग रही है, मतलब 2 बीमारियां साथ चल रही हैं, एडिक्शन के साथ कुछ आ रहा है, माइट बी एक्सटेंडेड, ठीक है। माइट भी अगर बच्चे ने छोटी उम्र में नशा शुरू किया है, माइट भी उसका प्लान मे बी लॉन्गर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टैंडर्ड डेज है 90 डेज प्रोग्राम, ठीक है। अब उसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे टूल्स क्या होते हैं कि हमारी डेली ऑब्जर्वेशन, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैं 1-to-1 सेशन में दूसरे पेशेंट के साथ बिजी होगी, माय को काउंसलर इज अनदर इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप एक्टिविटीज़, उनकी साथ में ऑब्जर्वेशन साथ चलती है। थर्ड इट कम्स टू जब यहाँ पे राउंड होता है डॉक्टर अमित के साथ, थर्ड ऑब्जर्वेशन पेशेंट की उनके साथ होती है।
मॉर्निंग में डॉक्टर भाटिया होते हैं. सो इट्स कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द टीम, नॉट अ मतलब क्या सिंगल होता पर्सन. है, जैसे उन्होंने आपको कह रहे हो आप बातों में लेके आना होता है ये वो, अब यहाँ पे क्या है कि वो जो उसका केस इंचार्ज है ना, जो उसका हेड काउंसलर है, उसके साथ तो वो हाँ जी जी करके, क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो इसके थ्रू जानी है डॉक्टर के और पास. उसमें भी क्या होता है, But- they are only concerned about 1-to-1 sessions, है ना? मैम का अगर ठीक है। पेशेंट है तो कहेंगे मैम 1-to-1 कर ले, 1-to-1 कर ले. सो मेरे साथ तो वो पूरी जी चल रही है. अब मेरी जो पूरी टीम लगी हुई है, किसी ने एक्टिविटी करानी है, किसी ने देखना है कि कैसा बिहेवियर है. अब दूसरे काउंसलर के साथ उसकी बहस चल रही है कि मैंने पीछे सोफे से आके आगे ड्रामा नहीं करना, ठीक है, मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना. अब ये कलेक्टिव एक हमारी रिपोर्ट बनती है. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी है कि 100 डेज से पहले भी हो जाए, या 100 डेज, ये तो पॉसिबिलिटी है 100 डेज तक भी ठीक ना हो तो उसको अनदर 30 डेज रखना पड़े. क्या ये भी पॉसिबिलिटी, ऐसे कोई पेशेंट्स आए हैं जिसमें आपने ऑब्जर्व किया, आपकी टीम ने लेवल मेजर कर लिया कि ये 60 डेज में ठीक हो गया, उसको देखें? डिपेंड करता है अंकल फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. वही दैट इज बात हो रही है, हाँ, वही पूछ रहा हूँ. शार्पनिंग द सॉ कि पेशेंट अगर आप हम असेसमेंट करते हो, आप वैल्यूएशन करते हो, वैल्यूएशन करके डॉक्टर साहब को रिपोर्ट पुट करते हो. जैसे दूसरे हॉस्पिटल में होता है, आपकी सारा कुछ आपका ठीक हो गया, आपके स्टिचेज भी ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया बेबी, नाउ यू कैन गो लीव वेकेट करो बेड को, कोई और पेशेंट आएगा वो कर लीजिएगा. इसमें 60 डे आप वैल्यूएशन करते रेगुलर करते होंगे, आपका सिस्टम है वीकली, देन फोर्टनाइटली, मंथली. तो मेरा सिर्फ यही है, ऐसा होता है कभी भी कोई पेशेंट आया? देखो क्या होता है कि हम बिहेवियर में, पेरेंट्स तो जरूर कहेंगे यार छोड़ो जी सर. नहीं मैं वही कह रही हूँ, बॉडी के लेवल पे हो सकता है कि बेटर हो जाए, ठीक है. नहाना शुरू कर दिया, नेल्स कट करने शुरू कर दिए, ग्रूम करना शुरू कर दिया, सोना कम कर दिया, पीछे से आके आगे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. थॉट्स में हो सकता है कि जो वो इंटरेक्शन सब कुछ कर रहा है सारा. अगर हम बात करें कि हमारे डिल्यूजन्स, ठीक है, बात करें हमारे वो बिहेवियर्स जो कि डुअल डायग्नोसिस आ जाते हैं, सिर्फ एडिक्शन की पार्ट नहीं कर रहे, हम बाइपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, हम साइकोसिस की बात कर रहे हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात कर रहे हैं, वो चीज़ें लंबा टाइम लेती हैं, ठीक है. और जितनी बारी हमने ट्रीटमेंट बीच में बंद किया है, ठीक है, अगली बारी वो एपिसोड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लंबा आएगा, चाहे वो बाइपोलैरिटी का है, चाहे वो साइकोसिस का है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया है. अगर मेरे बच्चे को पिछले 5 साल से, चलो मैं पहली बारी उसको एक ट्रीटमेंट में लेके आया, ठीक है, मेरे को साल में ठीक लगा, डॉक्टर ने बोला कि इसकी मेडिसिन साल 1.5 साल चलेगी, पर मेरे को 6-8 महीने में वो ठीक लगना शुरू हो गया. मैंने ट्रीटमेंट भी बंद कर दिया, कोई इन टच नहीं रखा कुछ. अब जो उसको साइकोसिस का एपिसोड अगली बारी आएगा, चाहे वो साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, अब उसका और स्ट्रॉन्ग आएगा और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट और लंबा होगा, ठीक है. हमारी प्रोग्रेसिव यहाँ लिखा है ना हमने, आप नशा करें ना करें, आप मतलब कहीं ठीक हो गया पेशेंट, अब फिजिकली बीमारी अंदर बढ़ रही है, साइलेंटली इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. तो जो पहले जिस इंटेंसिटी के साथ आया था, जो सेकंड एपिसोड आएगा वो उससे भी सवेयर आएगा. अब डिपेंड करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इज़ ऑलवेज दैट कि क्या होगा, क्योंकि सबके मतलब कल्चरल बैकग्राउंड सबकी डिफरेंट है, सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो इसलिए कुछ चीज़ें वेरी करती हैं. ऑनसेट बीमारी का किस एज में शुरू किया वेरी करता है, पर नॉर्मल प्लान वो चलता है, ठीक है. और उसके बाद बाकी देखो, एक चीज़ का है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ की, उसका नुकसान तो नहीं होता. कोई भी चीज़ की आज आप प्रैक्टिस करते हो, गाड़ी चलाने की, स्विमिंग की, साइकिल की, गाड़ी की, उसका नुकसान तो नहीं है. द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर आपकी एबिलिटी, आपके स्किल्स बढ़ते हैं. तो जितना वो टाइम यहाँ पे लगा के जाता है, उसका क्या है, उसका उतनी स्किल्स और उसकी एनहांस होती हैं. क्योंकि प्रैक्टिस आपको कभी, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस किसी भी चीज़ का नुकसान करेगी. इतने सालों की बीमारी में अगर हम एक टाइम लगा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं, कि उसके स्किल्स बढ़ जाएं, क्योंकि उसका तो कोई नुकसान नहीं अंकल. कोई नुकसान नहीं. मेरा तो ये भी है, मेरी शॉर्ट प्रोसेस तो ये भी कहता है कि हम पेरेंट्स को अगर अफोर्ड कर सकते हो तो हो सकता है जैसे साल भर ही रख लो जी, हाँ यही रह जाए. नहीं, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब क्योंकि एक जो मैंने बोला है कि फियर फैक्टर है माइंड में,
फिर पता नहीं घर जाके संभाल पाए ना, दोबारा रिलैप्स हो गया तो आप इट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, उसके बाद फिर दोबारा लगेगा। डिस्चार्ज तब होगा उसका जब हमें लगेगा फिट टू गो। हाँ, ठीक है। yes. नंबर 1 इज कि यू शो कंप्लायंस टू द ट्रीटिंग टीम व्हेन दे फील कि पेशेंट इज रेडी टू गो, लेट हिम गो। ठीक है। नंबर 2, फियर इज नॉट द सोल्यूशन। अगर वीक एक्शन होता है, गेट बैक हिम इनटू द ट्रीटमेंट। एक पेशेंट की हॉस्पिटल में 10 दिन शुगर ठीक चली, ठीक है, पेशेंट ने डिस्चार्ज दे दिया, घर पहुंचा, दूसरे दिन उसकी शुगर ऊपर थल्ले हो गई, वी ब्लेम द पेशेंट और गेट हिम बैक टू द ट्रीटमेंट। सेम इज इन एडिक्शन। अगर कोई वीक एक्शन है, नेवर ब्लेम अपने कर्मों को, जब पेशेंट के को ब्लेम करो कि तेरे कर्म खराब, मेरे कर्म खराब, तेरा बेड़ा गर्क, तू ठीक नहीं होना। नहीं, अगर हमने डिजीज बोला है, गेट बैक टू हिम टू द ट्रीटमेंट। और पेशेंट को हम हमेशा बाहर के लिए, आउटर वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट कि स्टक इन दिस वन प्लेस। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग है। हम प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं? अपने जितने भी पेशेंट्स हैं कि बाहर जाके कैसे करेंगे। और बाहर जाके हो सकता है कि अगर वो घिर गए, गिरने का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, गिरने का मतलब है कि ही नीड्स मोर प्रैक्टिस। इस एरिया में जी अभी वो फिर हो गया, क्योंकि उससे शाम नहीं संभाली गई, उससे अकेलापन नहीं संभाला गया, उससे अभी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं संभाला गया। ठीक है, वो वेरी करेगा ना, तो इसका मतलब उसको उस चीज़ में और ट्रेनिंग चाहिए। फियर नहीं करना, यू नीड टू बस गेट रेडी कि अगर कोई वीक एक्शन होगा हम इसको ट्रीटमेंट में वापस लेके आएंगे। और ट्रीटमेंट आपको एब्सोल्यूट कभी भी नहीं कहेगा कि आज डिस्चार्ज हो गया अब आप हमें मिलेंगे नहीं। ट्रीटमेंट आपको 7 दिन पहले घर भेजेगा। उस 7 दिन में आपने उसका सुपरवाइजर बनना है कि ये कर क्या रहा है। अगर आपको लगता है 7 दिन उससे मैनेज हुए, फिर नेक्स्ट प्लान 10 डेज का बनता है। अगर वो 7 दिन ही उससे नहीं संभाले जा रहे हैं, वो 7 दिन ही तारे दिखा रहे हैं घर जाके, सिंपली पेशेंट नीड्स मोर टाइम। और तारे और गुस्सा नहीं भी कर रहा, 7 दिन में वो अपना रूटीन ही नहीं मेंटेन कर रहा, नहा ही नहीं रहा, किसी से बातचीत नहीं कर रहा। क्या हमें एक पुतला चाहिए कि जो नशा छोड़ के बैठ गया है घर में और हम संतुष्ट हो गए हैं जी हमारे बच्चे ने नशा छोड़ दिया है, कि हमें एक हेल्दी ऐसा एक ह्यूमन बीइंग चाहिए जो सबसे हंसे भी, खेले भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले, अपने आप को भी मेंटेन करके रखे, ऐसा इंडिविजुअल चाहिए हमें। 3 महीने के बाद बस ये नशा नहीं कर रहा ना, अब ये सज के घर में बैठ जाए बस, हमें और नहीं फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक ग्रोथ क्या है कि कल को अगर आप सोच रहे हो कि बच्चे को साल के बाद ही शादी करनी है, ठीक है, तो क्या हम ऐसे मॉडल के साथ शादी कराएंगे? हमें तो एक हंसता खेलता वो चाहिए जो अपने बच्चों की कल को जिम्मेदारी ले ले, अपनी बीवी की जिम्मेदारी ले ले। पर वो क्या अपने डेली रूटीन की आज जिम्मेदारी ले रहा है, अपने ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ले रहा है, दवाई की जिम्मेदारी ले रहा है ना। सो हमने तो एक ऐसा बच्चा, और अगर मैं बोलूँ कि डर कैसे कम होगा सर, पहले तो हम ये करें कि हमारे लिए नॉर्मल, हम नॉर्मल क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे लव्ड वंस नॉर्मल वाले उसमें स्पेक्ट्रम में नहीं आते। पहले तो मैं ये एक्सेप्ट करूँ, इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट एज अ फैमिली मेम्बर कि जब मैं बात कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा भाई नॉर्मल जनता से अलग है, ठीक है, तभी मैं ट्रीटमेंट में लाइफ लॉन्ग रहूँगी। मैं ये वेट करती रहूँ कि हाँ भी, हाँ ये अब नॉर्मल हो गया, ये अब नॉर्मल हो गया, ये अब नॉर्मल हो गया। मुझे पहले ये मानना है मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको हमेशा एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। चाहे इसका वो फेज़ आ रहा है, चाहे इसका बाइपोलैरिटी बढ़ रही है या साइकोसिस है या नहीं है, फिर भी मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। इसको तब भी एक केयर की, एक सपोर्ट सिस्टम की थ्रू आउट लाइफ ज़रूरत है। एंड वो भी ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस कि आपके घर में अनमैरिड पेशेंट्स जो हैं उनकी फिर शादी का क्या होगा? बिल्कुल हाँ, होती क्यों नहीं होती, मेंटेनेंस है ना। आई गॉट टू हेल्प अस। मैं वही तो कह रही हूँ, मेंटेनेंस है। ये मेरे हेल्पिंग हैंड। नशा छोड़ना और रिकवरी करना दोनों डिफरेंट है। इंसान नशा छोड़ के, सिर्फ और नशा छोड़ के घर बैठ जाए और घर वाले भी सिर्फ इस चीज़ से खुश हो जाए कि और कुछ नहीं, नशा छड़े होया, दैट इज़ नॉट रिकवरी। रिकवरी मीन्स आपके ऑल ओवर स्फेयर्स ऑफ लाइफ में, आप अपनी हेल्थ में, अपने रिश्तों में, अपने काम में, ठीक है, आप अपनी ग्रोथ में, हर चीज़ में आप बड़े हो। नशा छोड़ने के बाद पेशेंट ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं अगर वो रिकवरी प्रोग्राम ना करें तो। ड्राई ड्रंक एडिक्टिव बिहेवियर्स पूरे तगड़े हो जाते हैं, वो पूरी आप पे तथल्ली मचा देंगे।
इसलिए प्रोग्राम एक रिकवरी का चाहिए होता है। एब्स्टिनिज्म पहली सीढ़ी है, बट खाली नशा छोड़ दिया इसी में खुश हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, दैट इज नॉट द रियल चैलेंज। स्टार्ट्स कि पेशेंट घर जाता है अपने सारे, अपने पांचों, अपने हेल्थ, अपने उसकी सोशल कैपिटल, रिश्ते, उसका ऑक्यूपेशनल, उसके अपने इमोशनल स्फीयर, देन स्पिरिचुअल स्फीयर, ये 5 चीज़ें उसकी अगर ठीक होंगी तो पेशेंट रिकवरी कर रहा है। सिर्फ आप कहो कि हेल्थ हो गया तो बाकी मेरी ये हाथ फंक्शनल नहीं रहेगा, मुझे अगर लिखना है, कुछ पकड़ना है, माई होल फिंगर्स नीड्स टू बी फंक्शनल। उसी तरह पेशेंट को अगर उसकी अपनी लाइफ में ठीक होना है, उसके ये पिलर्स ठीक होने चाहिए, और इसके लिए उसका प्रोसेस रिकवरी का साथ साथ चलेगा। सो ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट कि हम वो 10% वाले लोगों में है जिनके अंदर ये बीमारी आ गई है तो अब आ गई। ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट। हेटफुल एक्सेप्टेंस क्यों आई, क्या करेंगे, क्यों लग गया। कल ही मैं किसी पेशेंट से बात कर रही थी कि फेटल डिजीज़ है, फिर ऐसा करते हैं फेटल डिजीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं। कैंसर इज़ अ फेटल डिजीज़, मैं कहा फिर एक्सचेंज पॉलिसी में एडिक्शन दे आते हैं, कैंसर ले आए। नहीं मैम, मैं कहा है तो फेटल ही, एडिक्शन को भी तो फेटल बोला गया है, यहाँ पे क्यों अब तुम डर रहे हो। बट इस बीमारी में हम इतने मतलब कैजुअल एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। मैं कहा फिर फेटल बीमारी कोई ट्यूमर ले आए, मेरे को तो भाई यही नाम आ रहे हैं। कहता नहीं मैम ट्यूमर नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए। तो मैं कहा वहाँ तो रिकवरी के चांसेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट रिकवरी, एडिक्शन में रिकवरी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। मैं कहा गो गेट दैट। अगर है तो फेटल डिजीज़ बीमारी तो लगनी है, अब ये तो पक्का है, आ गई, गेट एक्सचेंज ऑफर करा लेते हैं। नहीं मैम ये नहीं करानी, तो मैं कहा फिर यहाँ पे ठीक हो जाओ। अब ना और थोड़ा सा सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग है जो नॉर्मल एक चल रही है, बाहर है, ठीक है। आप लोग जब अपने पेशेंट को लेके आते हो, हम कहते हैं माइनस में है, सो हमारा पेशेंट कहीं ना कहीं बॉटम में होता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, वो माइनस में होता है, क्योंकि नॉर्मल में तो हम यहाँ पे लेके नहीं आते, सबने बोला, ठीक है, कि जब सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, पैसा, सेहत, रिश्ते, स्पिरिचुअलिटी, ये हमने डिजीज़ मॉडल किया, हम यहाँ माइनस में आए, ठीक है। अब क्या है कि पेशेंट मेरा यहाँ पे है, सो मेरी उसकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी कि यहाँ से यहाँ शुरू होगी, नीचे से शुरू होगी ना। पर हमारी एज अ फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं यहाँ से। फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है ट्रीटमेंट में आ गया है ना, हुने दा मूड ठीक हो गया, इन्हें जिम करना शुरू करता है, ये भजना शुरू हो गया। मतलब पहले तो हम उसको माइनस से यहाँ लेके आ रहे हैं, इसमें ही कितना टाइम लगना है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। वो बॉटम ये है, कोई 4 एक्सीडेंट करा के आया है, कोई अपनी कोग्निशन बिल्कुल ख़राब करके आया है, कोई साइकोसिस के एपिसोड में आया है, ठीक है, कोई अपनी टांग तुड़वा के आया है, कोई घर पे कोई पर्चा करा के आया है। सो वो हर किसी का बॉटम वखरा है। आप ये देख लो कि जितना सवेयर आपके पेशेंट का बॉटम रहा है, उतना ही उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, अभी उतना ही टाइम लगेगा। इट्स नॉट दैट कि एक पेशेंट अगर अच्छा कर रहा है पहले हफ्ते में, दूसरा भी अच्छा करेगा। जितना उसको और जितने साल, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, यही प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल। कि प्राइमरी उसके अगर घर में जीन्स में ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ से यहाँ जाने में। उसको अगर डुअल डायग्नोसिस है एडिक्शन के साथ, यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगेगा। अगर उसकी बीमारी में बहुत साल हो गए हैं, तब भी उसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा। अगर उसकी कोग्निशन पुअर हो गई है, उसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा। आप बोल रहे थे, या आप भी बोल रहे थे ना कि मैम ये दिमाग कब ठीक होगा, ठीक है। आप ये देख लो कि आने से पहले उसका बॉटम में क्या क्या चीज़ें देखी हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमारे, आप कह रहे हो कई बार 3 महीने हमें यहीं लग जाते हैं। ये वाली जर्नी तो बाद की है, ये वाली जर्नी वो 2.5 साल है जो हम हमेशा कहते हैं आपको। आप बार बार कहते हैं कि जब हम एडिक्शन में आ गए हैं और ट्रीटमेंट कराना शुरू किया है, दैट टू फॉर ए पर्टिकुलर सेंटर या ट्रीटमेंट। हम जब ये कहते हैं ना 7 साल से इलाज करा रहे हैं या 10 साल से इलाज करा रहे हैं, वो 10 साल से आप अलग अलग जगह से करा रहे हो, हमें नहीं पता डायग्नोज क्या हुआ है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैम जो बात बता रहे हैं
कि बॉटम है, बिल्कुल माइनस में है, वो अभी यहाँ पे आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, यहाँ से अभी ऊपर वापस जाना है नॉर्मेलिटी में, और नॉर्मेलिटी में जाते जाते 2.5 साल लगते हैं। एंड बहुत ज़्यादा हमारी पता है क्या है, हमारी मुश्किल ये है कि हम पेशेंट से कभी नहीं हारते, हम फैमिली से हार जाते हैं, राइट। पेशेंट्स तो कभी नहीं हराते हमारे, क्योंकि वो हमारे पेशेंट होते हैं, हमें पता होता है कि उसकी डिजीज़ है इसलिए वो बोल रहा है। हमने पहली दिन ही बात की होती है जब फैमिली हमारे से इंक्वायरी करने आती है या ट्रीटमेंट शुरू कराने आती है, हमने बार बार क्लियरली बोला होता है 3 महीने पहले एडमिशन, उसके बाद 3 महीने या 6 महीने या साल, ये डिपेंड करता है, जैसे मैम ने बोला है पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली फॉलोअप्स, और उसमें भी 2.5 साल पूरे लगते हैं रिकवरी में। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 1 महीना होता है, 1.5 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, अलग अलग बता रही हूँ मैं, सबकी फैमिलीज का बता रही हूँ, अब इसने प्रॉमिसेस कर दिए, अब ये अच्छा लगने लग पड़ा है, अब इसने कह दिया कि मैं जाके बिल्कुल नहीं करूँगा, आप एक बार तो मौका दो। हमने इतनी बार मौके दिए होते हैं और हमें पता है वो मौके नाकामयाब होते हैं, फिर भी हम उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी बात में आके हम क्या करते हैं, 1 महीने बाद ले जाते हैं या 2 महीने बाद ले जाते हैं। वहाँ पे फेलियर किसका होता है, फैमिलीज की तरफ से, हमारी तरफ से फेलियर नहीं होता। चलो ठीक है, लेकिन पेशेंट जब घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद फिर वो बोलता है कि मैं इस प्रोग्राम को फॉलोअप नहीं करूँगा, तो फैमिली कितना टाइम तक तो उसको समझाती रहेगी, लेके आती रहेगी, फिर एक ऐसा टाइम भी तो आ जाता है ना कि फैमिली थक जाती है। यही बात हम बताते हैं, हम क्या करें उसमें आप हमारी मदद लें। आपको बार बार बोला गया है, हम तो बोलते हैं हमारी टीम आ जाती है, हम तो बोलते हैं देखो मैम हमने पनिशमेंट नहीं देनी अपने बच्चे को, पर हमने कॉन्सिक्वेंस देना होता है। नशा कर रहा है नहीं कर रहा, बात तो वही आ गई ना। हम कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी बस हो जाती है, हमारा सैचुरेशन आ जाता है, या हम हेल्पलेस हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, बेबसी जो हमने भी लर्न की होती है, हमने ओवर द इयर्स से लर्न ही तो करी हुई है। जब भी आज तक हमें पेशेंट ने कोई थ्रेटनिंग बिहेवियर किया है, एक्चुअली मैं ये बताऊंगी आज की जो रिकवरी होती है ना, वो शर्तों पे नहीं होती, ये समझना पड़ेगा। जितने भी पेरेंट्स, जितनी भी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे, अगर हम शर्तों पे रिकवरी करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पेशेंट ये कहता है अच्छा 3 महीने लगाता हूँ, जाते ही मुझे फॉर्च्यूनर ले दो, बिल्कुल गलत है, ये शर्त होगी फिर, ठीक है। आप जो बोल रहे हो कि पेशेंट, देखो आपका पेशेंट अभी यहीं है, अभी गया नहीं है, और वो आपसे ये शर्तें रख रहा है कि यहाँ मैं 3 महीने लगा लूँगा लेकिन मैं फॉलोअप्स पे नहीं आऊँगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी शर्तें कहीं ना कहीं मान रहे हैं, या हमारे मन में वो डर बैठ गया है, डर बैठ गया। तो उसकी शर्तें नहीं माननी, पेशेंट की बात तो सुननी नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी बीमार है। तो जो असर्टिवनेस हम बार बार सिखाते हैं, उसमें अगर आप असर्टिव हो, जो उसको बोलो कि नहीं हमने फॉलोअप्स करने ही करने हैं, अगर आप फॉलोअप नहीं करते तो ये आपकी बीमारी का पार्ट है, फिर आपको लगातार रहना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फॉलोअप्स लगा लो या 3 महीने लगातार और लगा लो। अगर ऐसा असर्टिव आप आंसर देते हैं तो फिर हम पेशेंट पे काम कर सकते हैं। यही मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, आपको शायद लगता है कि लंबे टाइम की जरूरत है, आप साल रुको अभी जी, आपको घर की जरूरत नहीं है अभी। अब हम अभी से असर्टिव होंगे तो हम कर पाएंगे। और मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, हमारा सक्सेस अभी तक इतना अच्छा उन फैमिलीज के साथ है जिन्होंने हमें टोटल सरेंडर किया है। मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। पेशेंट यहाँ से 3 महीने रह के गया, ठीक है, जाते ही उसने इतना बड़ा टैटू कराया, बालों का कोई ट्रीटमेंट कराया, जिसमें कि टोटल 10-12 हज़ार रुपये लग गए, ठीक है। फैमिली यहाँ पे आती है, मैम नहीं फॉलोअप नहीं हम करा सकते, एक्सपेंसेस बहुत हैं, ठीक है। तो मतलब वो पता चल जाता है, देखो इन्हें टैटू भी कराया। अब असर्टिवनेस फैमिली की कहाँ पे गई, ठीक है। उसको आप बोलो कि हम टैटू और ये जो हेयर ट्रीटमेंट तुमने कराना है हम 6 मंथ्स के बाद कराएंगे, 6 मंथ्स पहले तो हमें रेगुलर फॉलोअप करके दिखा। ना फैमिली को ना बोलना आया, ना फैमिली को नेगोशिएट करना आया, ठीक है। सो मतलब फैमिली की सेइंग क्या है, आपने ना नहीं करनी पर आप टाल तो सकते हो, ठीक है। वो क्या है कि वो यहाँ से ही वो शर्तें लेके गया था, मैं जाऊँगा, मैं टैटू कराऊँगा, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँगा। आपकी शर्तें कहाँ गई? आप भी तो अपने ट्रीटमेंट की शर्तें रखो ना पहले। और कहीं ना कहीं पेशेंट को ये पता होता है, उनको लगता है कि हमारी फैमिली जो है ना, उसको पता है कि ये ज़बरदस्ती रख लिया है हमें,
जो हम खाना बना के लाते हैं ना पेशेंट्स के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, कभी बिरयानी, कभी डिशेस बना के लाते हैं, तो ये हमारी ममता है। बेचारा पेशेंट रिहैब में, कुछ तो ले जाओ उसके लिए, कुछ तो ले जाओ। तो उसको ये सिग्नल पहुंच रहा है कि इनके मन में भी गिल्ट है मुझे छोड़ने का कहीं ना कहीं। तो ये जो शर्तें आती हैं ना, ये वहीं से आती हैं। उनको, पेशेंट्स को पता होता है, हमारी फैमिली को भी गिल्ट है हमें यहाँ पे 3 महीने रखने का, इसीलिए वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो पूछती है। चॉकलेट तो नहीं खानी, सिल्क तो नहीं खानी, ठीक है, पंजीरी तो नहीं खानी, केक तो नहीं लेके आए। तो वो पता होता है कि अंदर से प्यार है इनको, पर ये हमें रख रहे हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए बाद में शर्तें आती हैं। तो मेरे को कल ये बोला, मम्मी छोटी मोटी ना वो चीजें लेके आना खाने के लिए। मैंने कहा बेटा ये सारी जो आप खा रहे हो ना, इसको बंद कर दो, ताकि आप घर पे आओ तो इन चीजों की डिमांड हमारे पेशेंट ना फैमिली को कहती हैं, एक बार ही बोलते थे बस मैंने ना रोटी स्वाद नहीं मिली, वेट हमारा बढ़ गया है, रोटी हमें स्वाद नहीं मिल रही अभी यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें असर्टिवली अगर हम रोल करेंगे ना तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बननी। ये असर्टिवनेस सीखनी पड़नी है, 2.5 साल लगातार लगने हैं ब्रेन को नॉर्मलाइज होने में। उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो हम बिल्कुल सक्सेसफुल हैं और पेशेंट की रिकवरी है। और ये भी मैं बता दूं, हमारे ऐसे ऐसे पेशेंट्स रिकवर हुए हैं जो हमें भी लगता था बहुत टफ केस है, क्योंकि बीमारी है ना, ब्रेन है। और उन पेशेंट्स की रिकवरी के बाद बच्चे आगे डॉक्टर बन गए। ऐसे ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं रिकवरी में। बच्चों की भी लाइफ बहुत स्टेबल हो गई है। बच्चों के अंदर भी जो उनके बिहेवियर थे या कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। सो इसके लिए अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और हम समझ पाएंगे, असर्टिवनेस रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये, हम तो कहते हैं आप हमसे बात करो, आप काउंसलर से, थेरेपिस्ट से सारी बातें करो, और ऐसी बातें करो कि पेशेंट को पता है कि हमारी फैमिली ने थेरेपिस्ट से बात कर ही लेनी है। वही हुआ ना मेरे साथ कि मैंने अपने पेशेंट से बात की है ना, तो मुझे लगा कि आज ना ये थोड़ा सुस्त है, वहाँ पे उसका मन नहीं टिक रहा है ना, तो इसको थोड़ी सी आउटिंग चाहिए। तो मैंने नाइट को आपको कॉल की कि क्या मैं उसको लंच करवाने के लिए आज बाहर ले जाऊँ। जैसे आपने प्यार से मुझे समझाया, बात की, मैंने कहा नहीं ये आपका ट्रीटमेंट है, मैं इसमें नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। जो जैसे आप बोलते हैं हम वैसे ये क्या हुआ, देखो आवाज़ आई, आवाज़ धीरे लगी, माँ की ममता आ गई, चलो और कुछ नहीं, अभी 3 महीने बाद हमें लंच कराने के लिए भेज दो। तो मैंने आपको क्या आंसर दिया था, मैंने कहा मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगी, अगर मैंने रूल तोड़ दिया तो प्रोग्राम गया। रूल नहीं हमने तोड़ने, और रूल यही कहता है कि हम प्रॉपर पूरा इलाज कराएंगे तो जिंदगी बनेगी और हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। देखो उनकी भी बात और आपकी भी बात ठीक है, सिर्फ ये कि जहाँ बीमारी की बात आ रही है प्रोफेशनल्स को पूछे बिना हम नहीं करेंगे, सिंपल। क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमने बहुत देर से मैनेज करने की कोशिश की, मेरे पेशेंट ने भी, आपने भी, पर मैनेज नहीं हुई ना। इसका मतलब है ये हिस्सा जो है ये मेरे बस की बात नहीं है। अब जो मेरे बस की बात नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा ना जो इसको हैंडल कर सकता है, और वो क्या है, ट्रीटिंग टीम। सो जो भी मेरे सवालात आ रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, बाहर जाने के लिए, दवाइयों के लिए, छुट्टी के लिए, फॉलोअप के लिए, सो हु इज़ द राइट पर्सन टू आस्क? हमें तो पता लग जाता है आपके सवाल से कि ये सवाल आया कहाँ से होगा, ये क्या बात हुई होगी कि ये वाला सवाल आया, जबकि इनको तो सब कुछ पता है। और मैंने आपको ये भी बात कहा था कि आप इतने सपोर्टिव हो, ये सवाल जो आया है ना इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्यों आया है। देखो आपका भी सारा प्रोग्राम है स्किल बेस्ड, आपने सारे स्किल सीखने इनके साथ डील करने के लिए। इफ़ यू हैव बीन सो मच ओवर प्रोटेक्टिव तो इस बार थोड़ा टफ बनेंगे, और सारी ज़िंदगी अगर डोमिनेटेड कंट्रोलिंग रहे हैं तो फ्लेक्सिबल बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों का कैसा रहा डील करने का तरीका। तो सारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव डीलिंग, जब तक आप ये स्किल नहीं सीखोगे आप इन लोगों के साथ। और बात जो करनी है ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि उनको भी पता है कि ये जो बात मैं करूँगा ये अल्टीमेटली मेरी ट्रीटिंग टीम तक पहुँच जानी है, तो मुझे अपने आप को ठीक रखना ही है किसी भी तरीके से। क्रिस्प और बिल्कुल कंसाइज।